अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं नेपाल के गांव की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहाँ के नेपाली लोग इन खूबसूरत देहाती इलाकों में अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कैसे करते हैं। यहाँ के लोग किन के रवायती तरीक़ों से फसलों की काश्तकारी और खेती बाड़ी करते हैं। माल मवेशी की फार्मिंग से लेकर यहाँ की खूबसूरत वादियों, हिमालय और तिब्बत के पहाड़ी सिलसिलों पर बसे गाँव की भी आप दोस्तों को सैर करवाएंगे। नेपाल के देहाती इलाकों में लोगों का कल्चर कैसा है, इनकी तहजीब व सकाफत कैसी है और यहाँ के लोग अपनी शादियाँ कैसे करते हैं। दोस्तों, इस किस्म की दिलचस्प मालूमात आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर होगी। दोस्तों, किसी ज़माने में नेपाल को ऊन का मुल्क भी कहा जाता था। वो क्यों कहा जाता था, ये भी आप दोस्तों को बताएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल साउथ एशिया में एक हिमालय और तिब्बत के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों के दामन में बसा हुआ एक खूबसूरत और तारीखी पहाड़ी मुल्क है, जो कि चारों अतराफ से घने जंगलात और पहाड़ों से घिरा हुआ है। वैसे भी नेपाल के शुमार दुनिया के कदीम तरीन तहजीबों और सकाफ़तों में होता है। यहाँ ज़िंदगी के आसार कदीमा तकरीबन आज से 3000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। आज के मौजूदा दौर में भी इन खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों के साथ साथ ये नेपाली लोग ज़माना कदीम से यहाँ आबाद हैं और यहाँ तमाम लोग मकामी और कदीमी खेती बाड़ी और माल मवेशी जैसे शबों से ही मुंसलिक हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का जो गुज़र बसर है वो भेड़ बकरियाँ और माल मवेशी पाल कर भी यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर करते हैं। दुनिया के सबसे बुलंद बाला ऊंचे पहाड़ी सिलसिले माउंट एवरेस्ट की चोटियाँ भी नेपाल में मौजूद हैं। दोस्तों, नेपाल को अगर बात की जाए यहाँ पर कुल देहातों की, तो तकरीबन यहाँ पर आज भी कुल देहात 6000 से भी ज़्यादा खूबसूरत देहात और गांव मौजूद हैं। दोस्तों, नेपाल को कबाइल की सरजमीन भी कहा जाता है। यहाँ बहुत से गिरोह और कबाइल के लोग आबाद हैं। यहाँ की ज़्यादातर आबादी खेती बाड़ी और माल मवेशी जैसे पेशों के साथ ही मुंसलिक है। यहाँ ये किसान रवायती फसलों के साथ साथ गंदम, जवार, बाजरा, मकई, चना, सब्जियाँ, तंबाकू की काश्तकारी करते हुए आपको नज़र आएंगे। नेपाल के ये खूबसूरत ज़मीनी और खेती बाड़ी की जो खित्ते हैं इंतहाई खूबसूरत माने जाते हैं और लोग भी इन्हें बड़ी तादाद में यहाँ पर आकर विज़िट करते हैं। ऐसे भी नेपाल की जो ज़्यादातर मुल्की आबादी है वो हिमालय और तिब्बत के इन्हीं खूबसूरत वादियों में ही आबाद हैं। ये नेपाली लोग अपने ज़माना कदीम से यहाँ पर आबाद हैं और ये तमाम लोग अपनी खाना बदोशी जैसी ज़िंदगी पर बसर करते हैं। खूबसूरत वादियों में खेती बाड़ी करके माल मवेशी और भेड़ बकरियाँ पाल कर ही अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। यहाँ के लोग आपको ज़्यादातर भेड़ बकरियाँ पालते हुए और इनको चराते हुए नज़र आएंगे और ये लोग इन लोगों का बहुत ज़्यादा शौक़ भी है और इनके रेवड़ों में आपको 1-2 बकरियाँ नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में भेड़ और बकरियाँ देखने को मिलती हैं। इन जानवरों से हासिल होने वाला दूध, मक्खन, पनीर और गोश्त ये लोग इनको अपनी करबी मार्केट में फ़रोख्त करते हैं। इससे अच्छा खासा नफ़र भी हासिल करते हैं और इन डेयरी प्रोडक्ट्स को बेचकर ये लोग अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर भी इसी के सहारे करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो पेशा है ज़रिया माश वो इन्हीं रेवड़ों से ही मुंसलिक है। यहाँ के गाँव की ज़िंदगी इंतहाई पुरसकून और ख़ूबसूरती के साथ यहाँ पर गुजरती है। पहाड़ी इलाकों में आपको कुदरती हुस्न बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जहाँ यहाँ तमाम नेपाली लोग मिलजुल कर ये आपको देखने को मिलते हैं। जैसा कि देहाती कामों में एक दूसरे का खूब हाथ बटाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हुए भी दिखाई देते हैं। चारों अतराफ से पहाड़ और सरसब्ज़ जंगलात से घिरा हुआ ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत भी नज़र आता है। दोस्तों, अगर नेपाल में हम बात करते हैं आबादी की, तो यहाँ पर जो कुल आबादी है वो तकरीबन 3 करोड़ से काफ़ी ज़्यादा है। अगर मज़हब की बात कीजिए तो यहाँ का मज़हब ज़्यादा जो है सबसे बड़ा वो यहाँ पर हिंदुज़म के लोग आबाद हैं। इसके अलावा बुद्धिज़्म के लोग भी आबाद हैं और इसके अलावा इस्लाम के लोग आज भी यहाँ पर आबाद हैं। दोस्तों, ये इलाका बहुत पुराना है और कदीमी समझा जाता है। ज़्यादातर ये इलाका पहाड़ी इलाकों में ही घिरा हुआ है। इन पहाड़ी इलाकों पर बसने वाले ये नेपाली बाशिंदे ज़माना कदीम से ही यहाँ अपनी पत्थरों और गारे के बने हुए घरों में रहते हैं और आबाद हैं। आज के दौर में भी हमें बहुत ज़्यादा घर यहाँ पर पत्थरों और गारे से ही बने हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर इन नेपाली लोगों का तहजीब सकाफ़त और इनका पुराना कल्चर की जो झलक है वो आज भी नज़र आती है। यहाँ के मकामी लोग अपने मरगूब त्यौहार भी इंतहाई जोशो खरोश से मनाते हैं। इन लोगों के एक फेस्टिवल भी होते हैं और इन लोगों के जो त्यौहार होते हैं ये लोग इंतहाई जोशो खरोश से मनाते हैं। नेपाल के सबसे जो अहम कौमी त्यौहार है हर का कौमी त्यौहार यहाँ पर बहुत ही मकबूलियत हासिल रखता है। इस त्यौहार को इसलिए यहाँ पर रोशनियों का त्यौहार भी कहा जाता है। इसमें मुख्तलिफ़ जानवरों को सजाया जाता है और तरह तरह के खाने भी पकाए जाते हैं
اور اس کے ساتھ یہاں پر دیوی لکشمی کی پوجا بھی کی جاتی ہے۔ یہ تمام قومی اور مذہبی تہوار نیپالی ثقافت اور پرانی روایات کو یہاں پر آج بھی اجاگر کرتے ہیں۔ دوستو نیپال کے ان تمام علاقوں میں یہ لوگ نیچرل زندگی بسر کرتے ہیں اور ان تہواروں کو انتہائی جوش و خروش سے مناتے ہیں، اور یہاں پر لوگ بہت زیادہ ان تہواروں کے دوران خوش بھی دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں کے زیادہ تر مقامی لوگ بنیادی اشیاء جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، مطلب کہ زمانہ قدیم سے اس سرزمین پر کو اون کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر بھیڑ بکریاں کافی بڑی تعداد میں پالی جاتی تھیں، اور ان جانوروں سے حاصل ہونے والا اون جو ہے اس سے یہاں کے لوگ جو ہیں ہاتھوں سے کپڑے بنایا کرتے تھے۔ اور آج بھی مقامی لوگ اس روایات کو برقرار رکھنے کے لیے آج بھی کچھ لوگ اس اون سے گھر میں بیٹھ کر کپڑے تیار کرتے ہیں۔ ان کپڑوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر لوگ مٹی کے برتن کو بھی کافی اہمیت دیتے ہیں، اور یہ بھی انتہائی شوق سے بناتے ہیں۔ اس کا جو رسم ہے یہ بھی یہاں پر چلتی ہے، اور یہ لوگ بھی کافی ماہر سمجھے جاتے ہیں مٹی کے برتن بنانے میں۔ ان دیہاتی علاقوں میں ہمیں دستکاری کی جو صنعت ہے وہ بھی کافی عروج پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ نیپال کے ان تمام علاقوں میں مطلب کہ چھوٹے موٹے بازار لگتے ہیں، جہاں تمام ضروریاتی زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ آسانی سے مل جاتی ہیں، اور ان میں بھی زیادہ تر یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بنی بنائی چیزوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ دوستو اب ہم آپ کو نیپال کے گاؤں میں کچھ جو شادیاں ہوتی ہیں، دوستو نیپال کے گاؤں میں شادیاں کیسے ہوتی ہیں، تھوڑی بہت انفارمیشن ہم آپ کو ان کی شادیوں کے متعلق بھی دیں گے، اور کچھ شادیاں دکھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ یہاں کی جو شادیاں ہوتی ہیں وہ بھی انتہائی دھوم دھام سے چلتی ہیں، اور ان کی شادیوں کے جو رسم و رواج ہیں عام طور پر 4 سے 5 روز تک مسلسل چلتی رہتی ہیں، جس میں مہمانوں کو طرح طرح کے کھانے بھی کھلائے جاتے ہیں، اور یہاں پر ان کی پرانی رسم و رواجات جو ہیں وہ بھی کافی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان شادیوں میں ہر طرف خوشی کا سماں ہوتا ہے۔ شادی میں تمام فیملیز کے افراد جو ہیں وہ شرکت کرتے ہیں۔ یہاں پر زیادہ تر گوشت، مچھلی اور کچھ اور جو کھانے ہیں ان سے مہمانوں کی خوب خاطر تواضع کی جاتی ہے، اور یہ لوگ شادیوں کے دوران انتہائی خوش دکھائی دیتے ہیں اور انتہائی دھوم دھام سے اپنی شادیاں مناتے ہیں، اور ان کی شادیاں بھی دیکھنے کے لائق ہوتی ہیں۔ دوستو اگر بات کی جائے نیپال کے ان دیہاتی علاقوں کی، تو یہ ان دیہاتی علاقے انتہائی خوبصورت ہیں، یہاں کے حسین نظارے دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں۔ دوستو آج کے دور میں نیپال کا شمار دنیا کے حسین ترین اور خوبصورت ترین ممالک کی صف میں ہوتا ہے۔ یہاں کے جو پہاڑی سلسلے ہیں، بلند و بالا پہاڑی سلسلے انتہائی خوبصورت ہیں، اور بڑی تعداد میں وزٹر حضرات بھی انہیں آ کر دیکھتے ہیں، اور پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پر آ کر ان خوبصورت جو یہاں پر نظارے ہیں ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہاں کے ان نیپالی لوگوں کے گاؤں اور دیہات یہ بھی انتہائی خوبصورت ہیں اور دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں۔ زیادہ تر گاؤں آپ کو پہاڑوں کے دامن میں بھی بسے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہاں پر ان کے چھوٹے چھوٹے گھر پہاڑوں کے اوپر ہی بنائے جاتے ہیں، ایک طرف میں پہاڑ ہوتا ہے، دوسری طرف بھی پہاڑ ہوتا ہے، درمیان میں آپ کو ایک چھوٹا سا گاؤں یا پھر قصبہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو نیپال کے ان دیہاتی علاقوں میں کچھ جو گاؤں ہیں وہ انتہائی خوبصورت ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ پہاڑ کے ساتھ ان کے چھوٹے موٹے مکان ہوتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ان کا گاؤں میں یعنی کہ ان کے کھیت شروع ہو جاتے ہیں، جس میں چھوٹی موٹی فصلیں یہ لوگ اگاتے ہیں، جیسا کہ مکئی وغیرہ۔